hands of the clock move their way towards midnight. All India is expecting. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये एक नए राष्ट्र की आवाज थी, आवाज जिसके पीछे 200 साल का औपनिवेशिक अंधेरा था, आवाज जिसके आगे भविष्य की रोशनी थी, आवाज जिसके साथ एक सपना था 40 करोड़ के भारत के लिए एक नई सुबह का, एक नए दौर का। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। आजादी के बाद लोकतंत्र का पहला इम्तिहान वो चुनाव थे जिससे नई सरकार चुनी जानी थी। ये चुनाव कैसे होंगे, कौन कराएगा, किसी को पता नहीं था। तो शुरुआत हुई चुनाव आयोग नाम की संस्था बनाने से। 1949 में बनाया गया चुनाव आयोग और मार्च 1950 में सुकुमार सेन चुने गए इसके पहले आयुक्त। एक महीने बाद संसद ने जन प्रतिनिधित्व कानून पास किया और इसी के साथ देश और राज्यों में चुनावों का रास्ता साफ हो गया। फिर शुरू हुई पूरी कवायद। चुनौती आसान नहीं थी। दुनिया हैरानी से देख रही थी ये नया हिंदुस्तान बिना किसी भेदभाव के सबको वोट देने का हक दे रहा है। 21 साल से ऊपर का हर शख्स यहाँ वोट देने जा रहा है। राजा और प्रजा सब मिलकर चुनेंगे अपने नए शासक। पढ़े लिखे और अनपढ़ सब एक साथ वोट देंगे। तमाम धर्मों और जातियों के लोग एक कतार में खड़े होंगे। सब मानते थे नहीं चलेंगे ये चुनाव, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने सबको गलत साबित किया। अक्टूबर 1951 से मार्च 1952 तक चले पहले आम चुनाव। सुदूर हिमाचल के पहाड़ों पर एक बुजुर्ग ने डाला हिंदुस्तान का पहला वोट। हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील में लगी वोट की पहली मुहर। ये चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। ये चुनाव कुल 68 चरणों में हुए। कुल 17.32 करोड़ वोटर रजिस्टर हुए। उस समय के ये सबसे बड़े चुनाव थे। लेकिन वोटरों की तादाद में बहुत सारी महिलाओं के नाम कट गए। ये महिलाएं अपना नाम नहीं बता रही थी। किसी का नाम पप्पू की माँ तो किसी की बहू के तौर पर ही दर्ज हुआ करता था। वो अपना नाम बताने में संकोच करती थी। लेकिन तब से आज में बहुत बदलाव हुआ है। अपने मताधिकार को लेकर महिलाएं जागरूक हुई हैं और सामने आ रही हर बाधा को महिलाओं ने तोड़ा है। वैसे पहली लोकसभा में 542 सीटें भी नहीं हुआ करती थी। आबादी के मुताबिक आज के मुकाबले बहुत कम सीटें थी पहली लोकसभा में। वैसे एक दिलचस्प प्रावधान भी था जिसे बाद में हटाया गया। पहले लोकसभा चुनावों में कुल 401 सीटें थी, लेकिन कुल सांसद 489 चुने गए। दरअसल 86 सीटें ऐसी थीं जहां से 2-2 सांसद चुने गए, एक सामान्य श्रेणी में और एक दलित या आदिवासी श्रेणी में। एक सीट से 3-3 सांसद चुने गए। 60 के दशक में एक सीट पर एक से अधिक सांसदों वाली ये व्यवस्था खत्म हुई। उस पहले आम चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की थी। कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी राष्ट्रीय पार्टी इतने बड़े पैमाने पर कहीं थी ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बननी तय थी। हालांकि नेहरू मंत्रिमंडल के कई सदस्य अलग होकर अपनी अलग पार्टी बना चुके थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही भारतीय जनसंघ बनाया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। लेकिन उसके पहले आम चुनाव से ही भारतीय लोकतंत्र का बहुलतावादी चरित्र सामने आ चुका था।
अलग अलग राज्यों में कुल 53 दलों ने चुनाव लड़े थे। इसके अलावा 533 निर्दलीय उम्मीदवार भी थे। कांग्रेस को 45% वोट मिले और 364 सीटें मिली। दूसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी को 11% वोट मिले, लेकिन सीटें बस 10 मिली, जबकि 4% वोट के साथ सीपीआई 16 सीटें आई। हिंदू महासभा और अकाली दल को 4-4 सीटें मिली और जनसंघ को 3 सीट। तो एक तरह से पहले आम चुनावों ने भारतीय राजनीति का वो चरित्र लगभग तय कर दिया जो आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र को आकार देने वाला था। हालांकि तब भारतीय राष्ट्र राज्य का राजनीतिक नक्शा आज से काफी अलग था। गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई नाम के राज्य में शामिल थे। मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत 2 अलग अलग प्रांत थे। आंध्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक नहीं थे। मद्रास, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर आदि थे। 1957 में हुए दूसरे आम चुनावों में भी नेहरू और कांग्रेस का बोलबाला रहा। आजादी महज 10 साल पुरानी थी और सपनों के गुलाब तब तक मुरझाए नहीं थे। लोकसभा सीटें 505 हो चुकी थीं। कांग्रेस के वोट 45% से बढ़कर 48% हो चुके थे। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 21 और सीपीआई को 29 सीटें मिली थीं। 42 निर्दलीय चुने गए थे, जो शायद लोकसभा चुनावों में निर्दलीय सांसदों की सबसे बड़ी संख्या है। 1952 आजादी के बाद का पहला चुनाव था। जाहिर सी बात है कि भारत के लिए तो एक अनोखी घटना थी ही, वो पूरी दुनिया के लिए भी एक अनोखी घटना थी। आजादी के प्रति आम लोगों का कि किसी तरह आजादी मिले, वो इतना ज्यादा आजादी के प्रति लालायित थे। लेकिन 60 का दशक देश के लिए और कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण दशक रहा। 1962 के आम चुनाव में पहली बार नेहरू का जादू और कांग्रेस का दबदबा मध्यम पड़ती दिखाई देता है। आम चुनाव में कांग्रेस के वोट 4% घट जाते हैं और सीटें भी कम हो जाती है। दरअसल ये दशक मोह भंग का दशक है। आज़ादी के दौरान देखे गए सपने अब मध्यम पड़ने लगे हैं। नौजवान निराश हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और कांग्रेस का पुण्य घट रहा है। ये दशक भारत के लिए वाकई भारी चुनौतियां लेकर आया। 1962 में चीन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे और पंचशील की प्रतिज्ञा को भुलाकर हिमालय के पार से इस ओर उतर आया। ये वो दौर था जब भारत युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। भारतीय रणनीतिकार मानकर चल रहे थे कि सीमा विवाद और दलाई लामा को शरण दिए जाने के बावजूद चीन युद्ध के लिए नहीं उतरेगा। लेकिन 1962 में ये युद्ध हुआ। भारत के लिए इसके अनुभव अच्छे नहीं रहे। चीन नवंबर में युद्ध विराम के ऐलान के साथ युद्ध के पहले की स्थिति तक लौटा, लेकिन ये भारत और नेहरू के लिए बड़ी चोट रही। दरअसल ये पूरा दशक भारतीय राष्ट्र, राज्य और लोकतंत्र के लिए बड़ी हलचलों का रहा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत को युद्ध लड़ना पड़ा। 1966 में दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में रहस्यमय हालात में मौत हो गई। इंदिरा गांधी को उस साल कांग्रेस सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री बनाया। 1967 के आम चुनाव कांग्रेस जीत गई, लेकिन इससे अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। उसका वोट प्रतिशत 40 तक आ गया। उसी साल 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। ये कांग्रेस से मोहभंग का दशक था और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता कहा करते थे कि कांग्रेस को हराने के लिए वो शैतान से भी हाथ मिलाना पसंद करेंगे। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को नई शक्ल में ढाला। अगले 4 साल में उन्होंने कई प्रगतिशील फैसले किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त किया और 1971 में गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव लड़ते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की। इससे पहले 1969 में वो राष्ट्रपति चुनाव के बहाने कांग्रेस को तोड़ चुकी थी। संगठन कांग्रेस अलग थी और इंदिरा कांग्रेस अलग। यही वो समय था जब कांग्रेस में व्यक्तिवाद के एक नए दौर की शुरुआत हुई।
1971 में ही बांग्लादेश युद्ध में भारत की कामयाबी ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया, लेकिन यहीं से भटकाव की शुरुआत हुई। 60 का मोह भंग नई शक्ल ले चुका था और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन रहा था। 1974 में गुजरात के छात्रों ने चिमन भाई पटेल सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसी के साथ 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इसी मोड़ पर इंदिरा गांधी ने अपनी जीवन की भीषणतम भूल की और पूरे भारतीय लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया। 1975 में लगी इमरजेंसी के दाग से कांग्रेस अब तक मुक्त नहीं हो पाई। अगले 19 महीने देश के बड़े नेता, पत्रकार, लेखक और बुद्धिजीवी जेल की सलाखों के पीछे थे। इसी दौरान 42वें संविधान संशोधन के साथ इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 6 साल का कर दिया, जिसे बाद में पलटा गया। इस पूरे दौर में जेपी के नेतृत्व में राजनीतिक दल एक छतरी के नीचे आए और सब ने मिलकर इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यह एक लंबी अंधेरी रात थी जिसमें भारतीय जनता का नया इम्तिहान होना था। इस इम्तिहान की घड़ी 77 में आई, जब अपनी ही लगाई इमरजेंसी से हताश और जनादेश पाने को व्याकुल इंदिरा गांधी ने आम चुनाव का ऐलान किया। पहली बार कांग्रेस पार्टी की हार हुई और मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल 1974 में लगाया, वो आपातकाल, मैं इंदिरा गांधी की आलोचना करता हूं आपातकाल लगाने के लिए, लेकिन एक बात समझिए, श्रीमती गांधी को ऐसा नहीं था कि उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं थी। लेकिन ये प्रयोग 2.5 साल में बिखर गया। 1980 के मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस और इंदिरा गांधी ने शानदार वापसी की, लेकिन ये कई समस्याओं का दौर था। कश्मीर, असम और पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद की हवाएं तेज हो रही थीं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दाखिल सिख चरमपंथियों को निकालने के लिए 5 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला इंदिरा गांधी को महंगा पड़ा और 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने उनके ही घर पर उनकी हत्या कर दी। ये भारतीय लोकतंत्र का काला क्षण था, क्योंकि अगले 3 दिन तक देश के अलग अलग हिस्सों में इंदिरा गांधी की हत्या का बदला बेगुनाह सिखों को मारकर लिया जाता रहा। श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की जगह प्रधानमंत्री चुने गए राजीव गांधी ने 1984 के आम चुनावों में ऐसी जीत हासिल की जैसी किसी भी दल को अब तक नसीब नहीं हुई। कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटें मिली, लेकिन राजीव गांधी की इस बेहद मजबूत सरकार ने जो फैसले किए, उनसे आने वाले भारत की नई राजनीतिक लड़ाइयों का दरवाजा खुल गया। पहले शाहबानों के मामले में संसद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलवाया गया, फिर अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुला और यहीं से राम मंदिर का मुद्दा भारतीय राजनीति में सबसे टिकाऊ मुद्दा बन गया। लेकिन यहीं से भारतीय लोकतंत्र और चुनावों के नतीजे असमंजस में डालने वाले रहे। यहीं से आती जाती सरकारों का सिलसिला शुरू हुआ और भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन राजनीति का नया तत्व जुड़ा। 1989 के आम चुनावों में पहली बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। राजीव गांधी 400 से घटकर 200 सीटों के आसपास आ चुके थे और जनता दल के वीपी सिंह ने एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कम्युनिस्टों के समर्थन से सरकार बनाई। ये सरकार 1990 में अपने ही अंतर्विरोधों की शिकार होकर गिर गई। हालांकि उसके ठीक पहले पिछड़ों को आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान कर वीपी सिंह ने मंदिर के सामने मंडल की राजनीति का सूत्रपात कर दिया। उसके बाद की कहानी जानी पहचानी है। 1991 में नरसिंह राव की अल्पमत सरकार आती है और शर्मनाक ढंग से बचती है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार बनाते हैं। 1996 से 1998 तक देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारें बनती हैं।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार कोई गठबंधन सरकार 5 साल पूरे करती है, लेकिन इसी दौर में सोनिया गांधी की एंट्री होती है और 2004 में अजय माने जाने वाली अटल आडवाणी की जोड़ी को यूपीए गठबंधन मात दे देता है। मनमोहन सिंह सरकार बनाते हैं जो अगले 10 साल चलती है। 2009 में यूपीए की ये सरकार कुछ और मजबूत हो जाती है। ये संभव तो कुछ भी है, पर इसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। एक बिल जो जेपीसी में गया है, दूसरा बिल जो गया है उसमें नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और 2014 से लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये आज के संदर्भ में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो इनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। 2014 के आम चुनावों के साथ लेकिन भारतीय राजनीति का एक नया युग शुरू होता है, जिसे नरेंद्र मोदी युग माना जा सकता है। तब से अब तक नरेंद्र मोदी 3 चुनाव जीत चुके हैं और न उनकी लोकप्रियता में कमी है और न एक धड़े में उनके विरोध में। एक तरफ माना जा रहा है कि वो देश को विश्व शक्ति बनाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें इस देश में बढ़ते सामाजिक राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। एक बिल जो जेपीसी में गया है, दूसरा बिल जो गया है उसमें नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और 2014 से लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये आज के संदर्भ में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो इनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। वैसे चुनाव पैसों का और बाहुबल का खेल भी बनते गए हैं, लेकिन अंततः वो देश का मिजाज बताने और पकड़ने के सही बैरोमीटर भी बने हुए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों को लेकर कई तरह की बहसें जारी हैं। एक ताजा बहस ये है कि राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं। लेकिन इस बात पर कोई बहस नहीं है कि हमारे संसदीय लोकतंत्र को इन चुनावों ने अपरिहार्य तौर पर इतना मजबूत बनाया है कि हम किसी और विकल्प के बारे में सोच तक नहीं सकते।